सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखियों को भी नमस्कार, सखाओं को भी हमारा नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। सब अच्छा है ममता जी, आप बताएं कैसी हैं? एकदम दुरुस्त। और यहाँ माइक्रोफोन के सामने तो आते ही हम और दुरुस्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सारी सखियों और सखाओं का साथ मिलता है और आपका भी साथ मिला। क्या बात है। यही कहते हैं ना कि ऊर्जा से ऊर्जा जो है जुड़ जाती है, तब एक अलग ही माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और सखियों और सखाओं पर हमने जोर इसलिए दिया कि हमारी सखियां हैं और सखा भी, सबका एक साथ सहभाग होता है। आज सुबह सुबह हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि जो महिला पुरुष की दोस्ती होती है वो असल में दोस्ती नहीं होती है। कहीं न कहीं कोई स्वार्थ होता है, कोई ऐसा स्वार्थ होता है जहां पर या तो प्रेमी भाव होता है, प्रेमिका भाव होता है, या तो पत्नी का भाव होता है, दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो उस पर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई थी। लेकिन हमें लगता है कि अब दौर बदल गया है और जो दोस्ती का रिश्ता होता है और बड़ा ही सुंदर रिश्ता होता है जहां पर आप अपने सब कुछ साझा कर सकते हैं, सारे जज्बात साझा कर सकते, सुख दुख, अपनी बहुत सारी बातें साझा कर सकते हैं जो अपने घर में भी आप शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी की वाकई दोस्ती का रिश्ता होता ही ऐसा है। अब देखिए ना, 3 बजते ही हमारे श्रोता बिल्कुल आ जाते हैं और टिप्पणियां जो होती हैं, उनके जो मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं। और आज जैसे विषयों की जी, तो भाई विषयों की बात तो हम करेंगे, लेकिन जो पुरुष और महिला का जो बंटवारा अभी भी चल रहा है, तो हमें लगता है दौर के बदलने के साथ साथ एक समय ऐसा आएगा जब समान रूप से ये माने जाएंगे। चाहे वो कार्य की समानता हो, चाहे घर में समानता हो, मतलब लैंगिक समानता की बात हो। तो अभी शायद गांव में, कस्बों में ये बात नहीं आ पाई है। महानगरों ने पहल की है कि समान रूप से कार्य का बंटवारा भी होने लगा है। तो ये विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी। और क्या विषय है? और आज है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जिसमें हम संकेत के द्वारा या कहें कि बॉडी लैंग्वेज या अपने चेहरे के हाव भाव से जब एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और खासकर उनके लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इस तरह का जो है दिवस उनके लिए मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और वो बहुत बड़ी भाषा है। मतलब हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो प्रमुख धारा में है, ऐसा एहसास कराना चाहिए। ये कभी नहीं एहसास करने देना चाहिए कि उनके भीतर कोई कमी है जी। वो बाकायदा एक उनके पास सम्यक भाषा है, इसका एहसास दिलाना चाहिए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। और नदियों की स्वच्छता जो है बहुत, हम हमेशा, जी हाँ, हमेशा हम मानते आए हैं कि नदी हमारी माँ होती है, माँ के तुल्य हम मानते हैं। तो नदियों की स्वच्छता पर भी हम बातें करेंगे। हालांकि हमारे श्रोता लिखकर काफी कुछ भेज चुके हैं कि कैसे साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आज आपने अपनी मम्मी से क्या बातें की थी और वो क्या फर्क महसूस किया आपने, वो भी बताइएगा। क्योंकि जो 2 पीढ़ियों में अंतर होता है ना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सौंदर्य साधना के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल क्या किया जाए, गीत सुन लेते हैं। तेरे नैना झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी।
उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कभी छाँव बन के, कभी धूप बन के, दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए, तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। तो ये कंगन फिल्म का गाना हमने अपनी सखियों और सखाओं को सुनाया। और आज विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि एक वर्ग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्दों में भले ही नहीं बोल पाते हैं, लेकिन संकेत में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अनुपलब्ध होती है, जो हम सबके दिल को छू जाती है। जब हम उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भाषा तो बिल्कुल अलौकिक भाषा है। जी हाँ। ये ऐसे लोगों की बातें हैं, मूक बधिर हम जिन्हें कहते हैं। तो वो जब बोलते हैं तो उनको कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें ये बाकायदा ये एहसास दिलाना चाहिए कि समाज की मुख्य धारा की भाषा उनके पास है और बहुत समृद्ध भाषा उनके पास है। चाहे आपके घर में कई बार लोग काम करने के लिए रख लेते हैं तो उन्हें बोलना नहीं आता, तो कुछ लोग बाकायदा जैसे मजाक उड़ाते हैं, हंसी हंसी में बोल देते हैं, वो बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, उनको ये बात हर्ट कर जाती है। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को ये विशेष रूप से इस दिन को याद किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि ये जो हमारी बात है लोगों तक पहुंचे और लोग इसके प्रति जागरूक हों। बिल्कुल। और ममता जी, जैसे आपने सांकेतिक भाषा की बात की, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने निजी जीवन में जब हमें 4 लोग बैठे हुए हैं तब भी हम ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, चुपके से बुलाएंगे, हाथ से इशारा देते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं इन तरह के जो कहना चाहिए भाव भंगिमाएं जो है बनाते हैं, ताकि 4 लोगों के बीच में वो बातें सिर्फ हमारे और उसके बीच रह सके। कई बार समूह में बैठे रहते हैं 10-15 लोग, तो 2 लोग आपस में बातें कर लेते हैं संकेत में, तीसरे को पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के जो सांकेतिक भाषा का उपयोग तो हम भी करते हैं। और रही बात ये आज जो दिवस है हम मना रहे हैं, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो मनाने की जो घोषणा की गई थी, ये 23 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार की थी इसकी शुरुआत। और इस दिन कई जगहों पर कार्यक्रम जो है, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य भी यही है कि लोगों तक सांकेतिक भाषा की जानकारी पहुंचे और लोग इसके महत्व को जानें
और ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन तक अपनी बात कैसे कह सकते हैं, अपनी बातों को कैसे समझा सकते हैं, ये भी समझ सके। बिल्कुल, और उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा काफी मायने रखती है। इसमें शरीर के हाव भाव से व्यक्ति से बातचीत की जाती है और इसी हाव भाव को ही साइन लैंग्वेज कहा जाता है। बिल्कुल, और जैसे आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, कह सकते हैं, और इस काम को उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है। इसलिए अगर घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई बच्चे हैं तो अभिभावक या माता पिता जो है वो ISL इंडियन साइन लैंग्वेज एक ऐप आता है जिसके माध्यम से साइन लैंग्वेज को वो सीख सकते हैं, उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है ममता जी कि इसके लिए ना इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप इसका इस्तेमाल बिना इंटरनेट के भी आप कर सकते हैं। ये विशेष तरह की भाषा होती है जिसका बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और जिसने इसका प्रशिक्षण लिया है उसके लिए ये भाषा अनमोल होती है। एक श्रोता की टिप्पणी भी इस विषय में आई है। इन्होंने लिखा है कि भाई भाषा तो बोलचाल वाली ही लोकप्रिय होती है, लेकिन संकेत में इशारे की जरूरत होती है और इसकी भाषा तो बहुत ही अनोखी होगी, वो भी राष्ट्रीय नहीं अपितु ऐसे भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है। अवश्य ही विषय रोचक है। वैसे कॉल सेंटर पर आजकल ऐसे सांकेतिक भाषा का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, ऐसा सुनने में आया था। संभव है उसके बारे में जानकारी दी जाए। आज उसके लिए भी लिपि से परिचित होने का अच्छा अवसर है। और फिर ब्रेल लिपि के बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो संकेत में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके लिए तो बाकायदा प्रशिक्षण लिया जाता है। ये अलग बात है कि अगर किसी को जानकारी है और वो आपके घर में है और वो संकेत की भाषा बोल रहा है तो आप सुनते सुनते उस भाषा को भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि इस ऐप की हम बात कर रहे थे, इसमें अल्फाबेट है, नंबर के साथ साथ छोटे छोटे वाक्य भी बनाना हम सीख सकते हैं। और अगर देश की बात की जाए या बाहर देशों की बात की जाए तो साइन लैंग्वेज की दिशा में काफी जो है वो कार्य हो रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है, इन्होंने 5,000 अगर 5,000 शब्दों वाला साइन लैंग्वेज जो है उसकी डिक्शनरी बनाने के उसमें भी वो प्रयास कर रहे हैं ताकि जो इस तरह के जो लोग हैं उनकी मदद की जा सके। बिल्कुल। तो अब एक गाना सुनते हैं, फिर और विषयों पर बातें करेंगे। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं,
किसी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। पूनम जी कहाँ खोई हैं? हमें लगता है कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे श्रोता ने क्या लिखा है और वो इंतजार कर रहे होंगे कि अब हम कौन सा वाला मुद्दा उठाने वाले हैं। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। हम देख रहे हैं कि नदी पर और स्वच्छता पर ढेर सारी टिप्पणियां आई हैं, हमारे सारे संदेश आए हैं हमारे श्रोताओं के, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने लिखी है, और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे एक हमारे श्रोता ने लिखा है ममता जी कि नदियों की स्वच्छता, अगर हमें नदियों को साफ सुथरा रखना है तो जानवरों को उसमें नहलाना नहीं चाहिए, नदियों में कचरा न डालें, लेकिन हम सब वही कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब हम घूमने जाते हैं किसी नदी के किनारे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुकून महसूस करते हैं, खूब सारे फोटोज लेते हैं, वीडियोज लेते हैं, और साथ में जो खाने का पैकेट लाते हैं वहीं पर खा के फेंक देते हैं। तो जो सारा पॉलीथीन और कचरा होता है वो नदियों में जाके बहता है, इकट्ठा होता है। और तो और क्या होता है, नदियों में लोग, जो आपने जानवरों की बात की, वो तो नहलाने के लिए जाते हैं, और जब मृत जानवर भी नदियों में फेंक दिए जाते हैं। हाँ। यहाँ तक कि मृत शरीर, डेड बॉडीज वहां फेंक दी जाती हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब अगर इसी तरह से होता रहा तो नदियां इतनी प्रदूषित हो जाएंगी एक दिन कि आप नदी को, जो कहते हैं कि नदी को स्पर्श कर लें तो जैसे अपने माँ को प्रणाम करने जैसा भाव पैदा होता है, वो भाव खत्म हो जाएगा। तो नदी नाले में ना तब्दील हो जाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक हमारी श्रोता ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध हो सकता है। हमने अपनी सुविधा के लिए पहाड़ों के कलेजे छलनी किए, नदियों को प्रदूषित किया, पानी के व्यवसाय का अब माफिया पैदा हो गया है। नदियों में न जाने कितने प्रकार का कचरा हम रोज ही बहा देते हैं। नदियों को कचरा साफ करने का अगर कोई अभियान चल रहा हो तो उसमें अपना सहयोग दें। प्रदूषण से क्या क्या नुकसान है इस बारे में खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें, वरना पर्यावरण विशेषज्ञ की बात कल को सच हो जाएगी। बिल्कुल सही। और वैसे ही हमारे एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नदियों की बात चली है तो मैं सरयू नदी के किनारे ही रहता हूँ। मुझे याद है बचपन में ये नदी तब 3 किलोमीटर दूर थी, फिर बाढ़ और कटान से ये नदी बढ़ते हुए अब 1 किलोमीटर पर रुकी हुई है। इसका कारण इस पर बांध लगा है और पत्थर के बोल्डर से मजबूत ठोकर बने हैं जो नदी नहीं तोड़ सकती। हमारे बचपन में किनारे के गांवों को देखा है, लोग नदी का पानी पीते भी थे, खाना बनाते थे। हजारों पशुओं और जानवरों को पानी पीते देखा जाता रहा है। नदी नेपाल के पहाड़ों से आई है तो इसका जल निर्मल रहा है। इसके किनारे कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं रहा। अब इधर नए कारखाने और फैक्ट्रियों से इसका जल भी दूषित हो गया है। अब ये पीने लायक नहीं रहा।
फिर भी हजारों पशुओं को इसी से प्यास जो है बुझानी पड़ती है। हमें इनकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए। यही हमारी जीवन रेखा है, हमारा इतिहास जो है जुड़ा हुआ है, ये सबके दिमाग में रहना चाहिए। पूनम जी, जो टिप्पणी आपने पढ़ी, इस टिप्पणी से मुझे एक बात याद आ गई। कई बरस हो गए, हिमाचल प्रदेश की बात है, डलहौजी हम जब घूमने गए थे तो वहां पर एक जगह है जवाहर बावड़ी। कहते हैं कि वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे और वहां रहे थे और कुछ स्वास्थ्य का इलाज भी हुआ था, तो उसका नाम जवाहर बावड़ी पड़ गया। तो वहीं पर देखा मैंने कि पहाड़ों से पानी छन छन के आ रहा है और नल बने हुए हैं जगह जगह, और वो पानी लोग रुकते हैं, पानी पीते हैं। बाकायदा जो पर्यटक है गाड़ी रोकते हैं, पानी पीते हैं, और जो वहां के मूल निवासी हैं वो भी वहीं से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, बाल्टियों में भर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि, तो हमने सोचा कि हम लोग भी चले। फिर जब देखा तो हमने कहा, अरे ये पहाड़ों से छन के आ रहा है पानी, पता नहीं इसमें कूड़ा कचरा भी होगा, पी लें पानी, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने बताया कि ये पानी बहुत मीठा होता है और यहाँ ये पानी पीकर लोग अपने स्वास्थ्य का इलाज भी करते हैं। तो हमने कहा चलो रिस्क लेते हैं, और सचमुच जब मैंने अंजुरी में भर के पानी पिया तो उसमें मिठास थी, ऐसे लग रहा था शक्कर घुली हुई है। तो इतना मीठा पानी, तो अब पता नहीं अब क्या स्थिति है, नहीं कह सकते। तो ऐसा ना हो कि हम नदियों में इतना कचरा फेंकें, इतना प्रदूषित कर डालें कि ये हम सिर्फ कहानियों में पढ़ने लायक ये बातें रह जाएं। तो ऐसा कुछ रखें कि हम कहीं किसी दूसरे प्रदेश घूमने जाएं, कहीं पर्यटन स्थल पर, तो हम नदियों का पानी लेकर सिर्फ स्पर्श करके न छोड़ें बल्कि पानी पी लें। बिल्कुल। और जैसे गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा को कितना पवित्र जो है माना जाता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का भी पानी का जो स्तर है वो कहना चाहिए कम हो गया है, काफी प्रभावित हो रहा है, खराब होने की स्थिति में है। तो गंगा जल भी शायद ना मिले आगे चलकर हमें, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो ये भी हो सकता है। और अब तो आपने याद दिलाया, तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है इस बार, तो बड़ी तैयारी चल रही है। तो गंगा नदी की साफ सफाई का अभियान भी चल रहा है। तो हम निजी स्तर पर अपने श्रोताओं से अनुरोध कर सकते हैं कि भाई हर स्वच्छता का अभियान जो है सरकार की ओर से तो होता ही है, लेकिन हमारी अपनी निजी जिम्मेदारी भी होती है। और हमारी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है, गीत सुना देते हैं, सुनते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई,
चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी। नदी अपना जल कभी पीती नहीं है, दूसरों के लिए है, तो ये परोपकार का भाव भी थोड़ा रखना जरूरी है। चाहिए बिल्कुल। और ममता जी, कल इसी विषय पर जैसे कल 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड रिवर डे जो है वो मनाया था, और ये दिवस मनाने का भी यही मकसद है कि नदियों के बारे में, नदियों की स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि जल ही जीवन है, जल बचा रहेगा तो जिंदगी बची रहेगी, दुनिया बची रहेगी। अब हम सखी सहेली कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं। गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। रात भर आपकी याद आती रही। वो विविध भारती परिवार की सदस्य रहीं और उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। संगीत सरिता के श्रोताओं को आर.डी. बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं। छाया गांगुली, जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत, यादों का सिलसिला। 26 सितंबर 2024 शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात भर आपकी याद आती रही। विविध भारती से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। पूनम जी, हाँ कहिए कुछ। मैं बिल्कुल ममता जी, हमारे जो श्रोताओं ने लिखकर भेजा है ना, मैं बस वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि नदियों की स्वच्छता ये सांप्रदायिक परिवेश में बहुत ही गंभीर विषय है। नदियों पर बांध बना बिजली उत्पादन किया जा रहा है, फलस्वरूप नदियां जल के अभाव में प्रवाह विहीन हो गई हैं। उस पर से हम लोगों के प्लास्टिक युग में आ जाने के कारण नदियां भी प्लास्टिक से प्रदूषित हो रही हैं। हमारे जल और वायु दोनों ही प्लास्टिक से प्रदूषित हो रहे हैं। और एक अध्ययन के अनुसार आज देशों के विकासशीलता के क्रम में 50 से 100 माइक्रोन प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मनुष्य के शरीर में जा रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म के साथ ही कैंसर जैसी व्याधियां भी उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में हमें अपने सेहत हेतु प्लास्टिक प्रयोग से अवश्य ही नदियों को सीवर, मल, जल आदि से नहीं अपितु प्लास्टिक से भी बचाव करने चाहिए। ये तभी संभव है जब नदियों में सतत
प्रवाह बना रहे। ये तभी संभव है जब आप नदियों से प्रेम करेंगे और नदियों को सम्मान देंगे कि नदी जैसे आपको जल मुहैया कराती है, पानी मुहैया कराती है, तो उसका सम्मान करें, उसका ख्याल रखें। जैसे आप अपने घर में परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चे का उसी तरह से ख्याल रखें, तभी संभव हो पाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भारत में नदियों को साफ रखने में हमारी असमर्थता जलीय जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जल प्रदूषण के कारण मछलियों की आबादी में कमी आ रही है और जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा दूषित पानी मानव स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बन रहा है, क्योंकि पीने के पानी के लिए इन नदियों पर निर्भर रहने वाले समुदायों को जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है पूनम कि कुछ ऐसे गांव हैं, जब हम घूमने जाते हैं तो इन बातों पर हम गौर करते हैं कि हम तो यहाँ देख रहे हैं कुआं है, एक कुआं है जिसमें पानी तो है लेकिन साथ साथ पत्तियां पड़ी हैं, बहुत सारा कचरा, पानी एकदम पीला, मतलब मटमैला पानी, मटमैले से भी खराब पानी है। और 2-3 लड़कियां आ रही हैं, कुछ स्कूल की लड़कियां भी थी, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, घड़े लेकर 3-3 4-4 घड़ा लिए हुए साथ में, वो कुएं से पानी खींचती हैं बाल्टी से और घड़े में डालती हैं और ले जाती हैं, सुदूर गांव ले जा रही हैं पानी। तो इतनी मेहनत से जो पानी ले जा रही हैं, वो पानी पीकर फिर उनकी सेहत पर असर पड़े तो कितना ये बुरा है ना? बुरा है, बिल्कुल सही बात है। तो और भी चीजें हैं, जैसे कि ममता जी अभी छोटी छोटी बातों से ही हम अपने जो नदी है या धरोहर बोला जाए उनको बचा सकते हैं। अभी जैसे गणेश उत्सव हमने मनाया, अभी थोड़े दिन बाद नवरात्रि भी आने वाली है, तो जो मूर्तियां होती हैं ऐसी मूर्तियां हम ले जो पानी में घुल जाए और उनसे जुड़ी हुई जो सामग्री होती है, जो पूजा की सामग्री है, उसके लिए जो बने हुए रहते हैं कलश अलग से, छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। हाँ, बॉक्स बने रहते हैं, बड़ी बड़ी जो डस्टबिन जैसा ही कह सकते हैं आप उसे। और वहां पर बाकायदा व्यवस्था की जाती है कि वहां के लोग, वहां के नागरिक भी रहते हैं और साथ में पुलिस फोर्स भी होती है जी। और वो भी आपको गाइड करती है कि आपका जो फूल है और कौन सी चीज कहाँ डालना है, विसर्जित करना, वो भी गाइड करते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से उसे पानी में ना विसर्जित करते हुए, नदी में ना विसर्जित करते हुए उन जगहों पर डालें ताकि हम पानी की सुरक्षा कर सके। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि गंदा पानी किसी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। गंदे जल में रुके हुए जल में बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों में गंदा पानी नाले के द्वारा नदियों में न बहने दें। ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जिससे गंदा पानी साफ होकर नदियों में मिले। नदी के किनारे ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे पानी रुक रहे और साल भर रुका रहे और साल भर पानी मिलता रहे, साफ भी होता रहे। वृक्षों के कारण तो पर्यावरण की सुरक्षा होती है और अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो सीधी सी बात है कि हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। बिल्कुल, ये तो है ही। और कहना चाहिए कि जैसा कि आपने पहले भी बोला कि सरकार तो अपनी तरफ से जो भी कदम उठा ही रही है, लेकिन निजी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, निजी स्तर पर इस पर भी हम ध्यान दें तो हमारी जो धरोहर है, जैसे कि नदी है, तालाब है, कुआं है, इन सबको हम बचा सकते हैं और हमें साफ सुथरा पानी पीने को मिल सकता है। बिल्कुल। और अब गाना सुनने को मिल सकता है हमारे श्रोताओं को। सुनते हैं। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा,
पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ओहरे ताल मिले नदी के जल में अनोखी रात फिल्म का ये गाना था। मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल थे, रोशन का संगीत था। और देखिए ना, हमारे श्रोता कितने समझदार हैं कि उन्हें अंदाजा होता है और कि क्या हम बोलने वाले हैं और अपनी टिप्पणी साझा करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी सारी टिप्पणियां आई है महिलाओं के कार्य में समानता पर, तो हम श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल करेंगे और ये भी बता दें कि महिलाओं के कार्य में समानता का समय आ गया है, महिलाओं को लैंगिक समानता मिलने लगी है। लेकिन जहां कहीं जो छोटे शहर हैं, कस्बों में अभी भी थोड़ा भेदभाव किया जाता है। जब लड़की घर में आती है तो लोग यही थोड़ा सा मुंह बनाते हैं कि अरे लड़की पैदा हो गई है, और जब बेटा होता है तो बाकायदा जश्न मनाया जाता है। लेकिन अब विचारधारा बदल रही है, लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी हो चाहे बेटा हम तो जश्न मनाएंगे, है ना। तो ये जो बराबरी वाली बात है ये जरूरी भी है आज के दौर में, तभी हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकार को उन्हें सौंपा जा रहा है, वरना हम उनके अधिकार के लिए जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल सही बात। और काफ़ी हद तक देखा जाए ममता जी तो बहुत से जो अभिभावक हैं वो जागरूक हुए हैं और हर तरह का जो उन्हें जो चीज़ मिलनी चाहिए जैसे बात की गई तो वो मिल भी रहा है। बात करेगा शिक्षा की या आर्थिक उनको कहा जाए इकोनॉमिक जो है वो आर्थिक समानता है वो भी उनको मिल रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गांव या कस्बों की जैसे हम बात करें तो महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये देखा जाता है कि नहीं भाई आप 12वीं तक यहाँ है स्कूल तो आप वहाँ पढ़ाई कीजिए, बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर बच्चा जो है बच्ची आपकी पढ़ने में अच्छी है और आपको लग रहा है कि आप उसका वहन कर सकते हैं तो आप उसे आगे की पढ़ाई के लिए उसकी शिक्षा के लिए उसे आगे कहीं जो दूर है भेजना पड़े तो जरूर भेजें, तभी वो आगे कुछ अच्छा नाम कमा पाएगी। ये सब बातें पूनम तब ज्यादा आती है जब पढ़ने की बारी आती है दूसरे शहर में जाकर रहने की। शायद यही बात आप कहना चाह रहे हैं, हॉस्टल में रहना है। तो जब बेटा होता है तो ये कह दिया जाता है हाँ भाई उसकी बाकायदा तैयारी कर दी जाती है, माँ खूब सारे लड्डू वड्डू बना के पैक करके दे देंगी। लेकिन जब लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो विरोध शुरू हो जाता है परिवार की ओर से, फिर पड़ोसियों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से। तो वहाँ ये समझाने की जरूरत है कि अब वो दिन नहीं रहे। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा
सुरक्षा की बातें, तो महिलाएं अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेती हैं और उसका ख्याल भी रखती हैं कि किसी दुर्घटना की शिकार ना हो। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा कर चुके हैं और हमारे श्रोता भी बहुत सजग और सचेत हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है, महिलाओं को कार्य में भागीदारी, आजकल महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं, हर कार्य में वो भी उनके साथ ही हैं। तो जहां पर अभी भी महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, वहां भी मिलना चाहिए और महिलाओं को पूरा सम्मान और हर कार्य में आगे रहना चाहिए। अब तो कोई भी क्षेत्र है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब जो पद है, ओहदे हैं, ये तो बहुत अब कॉमन से हो गए हैं जी। अब जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, जैसे कि फौज में, आर्मी में, नेवी में, और नेवल पायलट भी बन गई हैं, फाइटर पायलट भी बन रही है, तो जहां उनकी उपस्थिति नहीं होती थी वहां भी अब बाकायदा हो रही है। वो भी बहुत सामान्य सी बात होने लगी है। तो अब महिलाओं को समानता तो मिलना ही चाहिए। और रही बात आर्थिक समानता की, जो बात आपने कही थी, तो वो जो संपत्ति की समानता, कि घर में जब बेटा और बेटी है तो जो माता पिता की संपत्ति होती थी कानूनी तौर पर ऑटोमेटिक बेटे के पास जाती थी, लेकिन अब उसमें भी बराबरी मिल गई है कि वो लड़कियां भी उसमें अपना हक ले सकती हैं। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो मांग सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह से अगर कार्य बात की जाए बाहर जाके कार्य करने की, तो एक जो होती है सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा जो है, वो भी महिलाओं को मिलनी ही चाहिए। और इस बारे में तो आप बहुत अच्छे से बता सकती हैं मुक्ता जी की कौन कौन से चीजें हैं जिससे हम देखिए, जो सरकारी जो तंत्र है वहां पर बाकायदा एक व्यवस्था की गई है, वो है चाइल्ड केयर लीव की। मैटरनिटी लीव तो हर प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, वो चाहे कुछ महीने कम हो, लेकिन सरकारी तंत्र में 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है और 2 साल की चाइल्ड केयर लीव की व्यवस्था की गई है। तो जब वो जो परेशानी होती थी कि माँ अपने बच्चे को 2 साल की फीडिंग कैसे कराएगी, और माएँ चली आती थी 3 महीने के बाद दफ्तर के कार्य में शामिल हो जाती थी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे पर वो असर पड़ता था, कुपोषण का शिकार होता था बच्चा। वो अभी भी है, जहां इस तरह की स्थितियां नहीं हैं, जहां इस तरह की महत्व नहीं दिए जाए हैं, तो उस पर बच्चों पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ यही कहना है कि जो घर में तमाम लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनका फोकस करना भी बहुत जरूरी है कि वो ध्यान दे कि जो जच्चा बच्चा दोनों हैं, मतलब जो माँ है, उसके पोषण का, उसके खान पान का भी ख्याल रखा जाए। और कार्य की समानता होगी तो ये बात अपने आप आ जाएगी कि पहले के जमाने में घर में महिला है तो घर के सारे कार्य वही करेगी और पुरुष आराम से दूसरे काम करते हैं या भी बैठे रहते हैं, उनको जगह पे चाय नाश्ता खाना। लेकिन परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चा छोटा है तो बांट देना चाहिए कि हम रसोई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ। तो ये समानता की बात होती है जी। तो मतलब इस तरह से जो है ये समानता मिलना भी जरूरी है। और हमारे एक श्रोता ने भी लिख भेजा है कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अहम है। शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति बड़ी है, लेकिन अभी भी लैंगिक वेतन अंतर और भेदभाव और उच्च पदों पर उनकी सीमित संख्या जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। घरेलू जिम्मेदारियों और कामकाजी जीवन में संतुलन की समस्या भी महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। और लचीली नीतियां और समान वेतन जैसी सुधारात्मक कदम जरूरी हैं, सुधार के लिए कदम जरूरी हैं, ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और समाज को भी फायदा मिले। तो ये हमारे श्रोता भी इस बारे में काफी जागरूक हैं। एक श्रोता ने और लिखा है कि महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी, भाई महिलाएं तो अपने कार्यबल में भागीदार तो हैं ही, बस केवल प्रकृति ने उनके रचनात्मक भेद से कार्य स्वरूप में भेद किया है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें भी कार्यबल में भागीदार रहना है। इसके लिए उन्हें भी कमर कसते हुए अपने रुचियों के हिसाब से पुरुष वर्ग के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। ये बात सही है कि जब आप दफ्तर में काम करती हैं तो अगर आपको वो अधिकार नहीं मिलता है तो उस अधिकार के लिए आप आवाज उठा सकती हैं और आज उस आवाज की सुनवाई भी होती है। और हमने जो बच्चे की देखभाल की बात कही, तो जो चाइल्ड केयर लीव है उसको बाकायदा आप लीजिए। और अच्छी बात यह है कि चाइल्ड केयर लीव बच्चा जब तक 18 साल का
नहीं हो जाता है तब तक आप उसे अवेल कर सकती हैं। मतलब अच्छा। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकती हैं। तो ये रही बात महिलाओं के समानता की, और सबसे बड़ी बात होती है विचारों की समानता की। वैचारिक रूप से आप संपन्न होंगे तभी ये सब संभव होगा। फिलहाल एक गाना सुन लें। ठीक है। पूनम, फिर हमने आपसे जिक्र किया था कि आज आप जब घर से निकली तो मम्मी से कुछ बात हुई जो टकराव तो नहीं लेकिन दो पीढ़ियों के बीच हाँ थोड़ा ना थोड़ा तो भेद होता है और विचार समान नहीं हो पाते हैं, जो कई बार हमें अपने बुजुर्गों की बात नहीं समझ पाते हम, और हमारे बुजुर्ग मतलब हमारी बात नहीं समझ पाते, हमसे मतलब युवा पीढ़ी की बात है। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये बता रही थी, जैसे आपने बोला कि फोन पर मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी कि उन्होंने फोटो देखी मेरी और अचानक उन्हें लगा कि नहीं, ये ऐसे कपड़े तुम पहन के तुम यहाँ क्यों गई थी। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तो मुझे वो बात मुझे उतनी अच्छी जमी नहीं, और मैंने फिर मम्मी को बोला, मम्मी कुछ भी आप बोलते हो, मतलब क्या है पहनने से, मतलब कपड़े से क्या होता है। लेकिन ये उनका विचार है, क्योंकि पहनावे पर बहुत गौर करते हैं बुजुर्ग कि उनको पारंपरिक परिधान ही अच्छा लगता है, जबकि अभी जो आगे की जनरेशन है, मतलब बुजुर्गों के बाद, तो हर तरह के पोशाक पहनावा पसंद करते हैं, लड़की हो या लड़का। तो ये टकराव तो होता ही है, और खान पान में बदलाव भी आता है। बिल्कुल। पहले जैसे देखा जाता था, जो हमारे बुजुर्ग की बात करें, अगर हमारे पहले जनरेशन की बात करें, तो वो घर का ही खाना शुद्ध बना हुआ पसंद करते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बाहर लोग जाके पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो वो जब वो हमारे साथ बाहर भी जाते हैं तो इस तरह के खाने से वो परहेज करते हैं। कई बार हमें लगता है कि अरे ये खा ले तो हमारा भी काम कम हो और हमें घर जाके बनाना ना पड़े। यहाँ पर मीठे में जो टकराव या भेद जरूर होता है कि जब कोई विशेष अवसर होता है तो बूढ़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि घर में खीर जरूर बने, घर की बनी हुई खीर। लेकिन जो बच्चे होते हैं
उनको लगता है कि कोई तैयार मिठाई हो, उसमें केक हो, पेस्ट्री हो, चॉकलेट हो और पुराने लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए चॉकलेट और केक तो मिठाई मानी नहीं जाती है, उन्हें लगता ही नहीं कि ये मीठा है। तो यहाँ पर होता है फर्क। और संस्कारों में जहाँ वो हर जगह हर मौके पर चाहते हैं कि प्रणाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, और जो नई पीढ़ी है हाय हेलो कल्चर ही अपनाती, नमस्ते करती भी है तो उड़ते हुए हाथ से, हाथ जोड़ के नहीं। तो यहाँ भी कई बार टकराव हो जाता है। हमारे श्रोता भी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 पीढ़ियों में अंतर, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारी पीढ़ी के लोग ऐसे थे और ये पीढ़ी ऐसी है, और इस विचार को अब हम अपनी नई पीढ़ी पर डाल रहे हैं, और ये पीढ़ियों के अंतराल का मतभेद हमेशा ही चलता रहेगा। कुछ बातें हम अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखें, कुछ बातें हम अपनी नई पीढ़ियों को अपना लें तो सही रहेगा। और हमारे एक जो श्रोता है वो ये भी लिख रहे हैं कि जनरेशन गैप 2 लोगों के बीच उम्र के अंतर को कहा जाता है। युवा लोग और उनके बुजुर्ग, खास तौर पर बच्चों और उनके माता पिता के बीच समय के बदलाव से हर चीज प्रभावित होती है। उम्र, संस्कृति, तौर तरीके और नैतिकता, ये बदलाव सभी को प्रभावित करता है। जनरेशन गैप एक अंतहीन सामाजिक घटना है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पीढ़ीगत अंतराल केवल उम्र और उस समय दुनिया की स्थिति के कारण होता है। जब एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है, पीढ़ी का अंतर राजनीति, धर्म, समाज और जनसंख्या, संस्कृति पर अलग अलग विचारधाराओं में मौजूद है। और हमारे एक और श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि 2 पीढ़ी में अंतर आजकल ज्यादा यही होने लगा है कि ना माता पिता बच्चे की बात समझते हैं और ना बच्चे माता पिता की। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों के बीच खुलकर संवाद होना, तभी हम इस सेंटर को कम कर सकते हैं। अंतर को होगा ये तभी हम इस अंतर को कम कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मतभेदों को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकालना सबसे अच्छा तरीका होता है। नई और पुरानी सोच को मिलाकर समाधान ढूंढने से दोनों पक्षों की संतुष्टि संभव है। युवा पीढ़ी तकनीक में कुशल होती है, जबकि पुरानी पीढ़ी के पास जीवन के अनुभव होते हैं। दोनों का तालमेल बनाकर नई और पुरानी चीजों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। एक दूसरे की समस्याओं और चिंताओं को समझने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सहानुभूति से मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। हाँ ममता जी, एक चीज कही भी जाती है ना कि मतभेद होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतलब आपके विचारों में अंतर अगर है, जैसे हमारे श्रोता ने भी कहा कि भाई विचारों में अंतर है, तो आप उनकी बात समझिए, संवाद होना चाहिए। कि अगर आपको कहीं लगता है, बड़ों को लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, और वो बात बच्चे भी समझे, और कई बार बच्चों की बात भी बूढ़े बुजुर्ग मान ले कि चलो ठीक है भाई, अभी तक ये होता आया है, बीच का जो रास्ता है ना वो निकालें, ताकि मन का भेद ना हो। बिल्कुल, दोनों पीढ़ियों को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी ये भेद मिट पाएगा, नहीं तो ये खाई बनती ही जाती है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। हाँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है। तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता
करता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। पूनम, आज हमने बहुत सारी बातें की, हर मुद्दे को उठाया। एक मुद्दा अभी रह गया है, वो है सौंदर्य साधना। हम अपने सौंदर्य के प्रति बड़े सजग और सचेत रहते हैं, हमसे मतलब हम सभी, लेकिन शरीर का एक हिस्सा है वो है नाखून। नाखून को हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें फंगस लग जाए या चोट लग जाए तो काफी समय तक मुश्किल में पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप ममता जी। और नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसे जैसे पानी से बचाया जाए। अगर पानी में हाथ जा भी रहे तो उसे साफ कपड़े से पोंछ लिया जाए या सूखा रखा जाए, नहीं तो नाखून सड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं तो दस्ताने का जो है उपयोग करें और शेप में रखें, मैल ना उसमें जमने दें, और खासकर नाखूनों को काटते रहें और अच्छी क्वालिटी का नेल पॉलिश लगाएं, मैनीक्योर करें, तो इस तरह से आप नाखूनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ कहें, बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।